क्वेश्चन है। और एक फटाफट। क्वेश्चन है। In the A weighting network used in noise measurement, sounds of which of the following frequencies वो would क्वेश्चन मत require? बोलो, वो नहीं पढ़ाया गया है। हाँ जो ठीक है पढ़ाया चलो। है उसमें से बोल। क्योंकि ये उसमें आ रहा था ना, मतलब 6 में आ रहा था तो सर ये हो गया है क्या? Given the following parameters of primary settling chamber, diameter is 50 m, depth 20.5 m, average detention time 2 hours. How much quantity of wastewater is being treated? अच्छा ठीक है, बताओ वापस बताओ क्वेश्चन। गिवन Given the following parameters of a primary settling chamber, diameter is गिवन द 50. रुको रुको रुको, गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर्स Of primary settling chamber. ऑफ Primary settling प्राइमरी सेटलिंग चैम्बर। diameter हाँ is ठीक है। 50 meter, हाँ 50 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डायमीटर जो है meter ही है। 50 में। ठीक है। हाँ, डेप्थ डायमीटर, 20.5, डेप्थ 20.5 मीटर 20.5 मीटर, और एवरेज डिटेंशन टाइम 2 आवर्स। 20.5 मीटर और एवरेज डिटेंशन टाइम 2 आवर्स। रिटेंशन टाइम 2 आवर। ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज बीइंग ट्रीटेड? हाँ, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज बीइंग ट्रीटेड। वाटर इज बीइंग ट्रीटेड। ट्रीटेड सर। ठीक है। तो डायमीटर है तो वो टैंकी कैसा है भाई, पहले तो वो बताओ। सिलेंड्रिकल। हम्म। डेप्थ भी है, डायमीटर भी है, मतलब सिलेंड्रिकल ही होगा। तो डेप्थ डायमीटर जब सिलेंड्रिकल है, रिटेंशन टाइम भी दिया है, तो क्या होना चाहिए? पहले तो वॉल्यूम निकालोगे ना। बिना वॉल्यूम हाँ। निकाले थोड़ी आगे जा सकते हो। तो वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का डमरू का डमरू बज गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? क्या अजय जी, टीचर बताएं। जी सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए उसको भी, उनको भी पता नहीं है, कैसे पढ़ा रहे हैं बताइए। 10th में पढ़ा होगा, कोई पता नहीं। अरे तो यार 10th में पढ़ा है तो भूल जाओगे। पाई आर स्क्वायर होगा उसको। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। 5 इयर्स के। अच्छा। एग्जैक्टली exactly। अब सुदेश में आ गई, वो बताएगी। तो यस सर। पाई आर स्क्वायर एच में अगर हम रेडियस को लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? D/2 का स्क्वायर तो इंटू एच। क्वेश्चन लिखो सुदेश और बनाओ इसके आंसर। यस सर। ठीक है। तो इसमें तुम तो क्वेश्चन अटेंड नहीं किया होगा, या ये वाला किया है? नहीं सर, मैंने ये यूनिट नहीं किया, पर मैंने किया, मुझे डाउट भी है। वही तो पढ़े। सिक्स मैंने टू वो फाइव टेस्ट दिया था सर। देखो 50 मीटर दिया था, 50 मीटर का आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर निकल जाएगा, दैट इज 25 मीटर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 6 to 5। और हाइट दिया है क्या? 20.5 मीटर। ठीक है, तो इसको कर लो भाई। ये कितना बन जाएगा? पाई इंटू 1562 इतना तो आएगा। इतना तो आना चाहिए, मुझे भी लग रहा है इतना तो आएगा ही। यहाँ तक आ गया। अब इसको 22/7 से डिवाइड कर दो, सही बात है। तो इसको अगर 22/7 से 15625 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा?
करके बताओ। चलो इसको अप्रोक्सली काट देते हैं। ये आ जाएगा 2 में 26, 2 में जाएगा तो 16 आएगा, 16 में जाएगा तो फिर 2 में 14 आएगा, फिर आ जाएगा 22, 22 मतलब 3, 21 आ जाएगा। 15, 15 मतलब फिर से 2, और फिर 10, 10 मतलब 1, फिर 30 आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 into 2232.1 ना है। ठीक है, तो इतना आएगा, इसको 22 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये समथिंग अराउंड 49097 कितना है, तो कितना मीटर क्यूब हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, रिटेंशन टाइम दिया है या डिटेंशन टाइम दिया है वो बताओ। सर डिटेंशन टाइम दिया है। हाँ, रिटेंशन नहीं दिया होगा, वो हाँ डिटेंशन सर, दिया होगा, मैं डिटेंशन। जानता हूँ, अभी पूछा मैंने। वो एवरेज डिटेंशन टाइम दिया होगा, डिटेंशन मतलब फ्लो डिटेक्ट कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, फ्लो रोक के रखा हुआ है। तो इतने टाइम में अगर हम डिटेंशन टाइम की बात करें, डिटेंशन टाइम होता क्या है, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, ये होता है तुम्हारा डिटेंशन। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो तुम्हारा तुमको मिलेगा, टाइम तुमको 2 घंटा दिया है। ठीक है, तो कितना क्वांटिटी मिलेगा तुमको वो निकालना है। ओके, तो अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, 49097, इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ, डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 24548.5 मीटर क्यूब पर आवर। इतना ही करेगा, वेस्ट क्वांटिटी को ट्रीट, इतना ही वेस्ट को ट्रीट करेगा। लेकिन फिर अगर तुमको पूछ दिया है कि एक दिन में कितना करेगा, 1 घंटे में ये चीज निकला है, दिन करोगे तो क्या करोगे, अगर दिन बनाना है तो इस चीज को दिन कैसे बनाओगे, जब इसको कैसे बनाओगे, 24 आवर से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा दिन आ जाएगा। क्योंकि एक दिन जो होता है, 1 घंटा जो होता है, जब उसको एक दिन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/24 डे हो जाएगा ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यस सर। ठीक है, तो एक आवर में कितने डेज होते हैं, 1/24 डेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवर की जगह अगर 1/24 डाल दोगे तो 24 ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई होके बनेगा वो कितना बनेगा, 589160 समथिंग बनेगा, ऐसा कुछ आएगा फॉर्मूला। ठीक है, जो कि क्या बनेगा, फिर 5891 MLD, मिलियन लीटर्स पर। ठीक है, डे में कन्वर्ट करने का यही तरीका, समझ में? दिस इज द वे। अगर मीटर लीटर पर डे निकालना है तो ऐसे ट्रिक बनाने होंगे, मीटर क्यूब रहेगा, नीचे डे ले जाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ सुदेश ना क्या क्वेश्चन था जो तुमको नहीं आया। यस सर, निकाल रही हूँ वही वाला। आज मोबाइल से क्लास कर रही हूँ तो मोबाइल से ही निकालना पड़ता है। हेलो, मोबाइल से करो, तुम दूरबीन से करो, टेलीस्कोप से करो, कहीं से भी करो, बस चांद पे बैठ के मत कर देना, उनका नेटवर्क नहीं मैं लगता है। जा नहीं पाऊंगी, कोशिश सोच रही थी जा चली जाऊं। नहीं नहीं, एलोन मस्क से दोस्ती करोगे तो जा पाओगे। हाँ सर, हाँ उसके साथ दोस्ती। चलो समरी बताओ। कहाँ है? हाँ जी सर, एक समरी निकाल लेती हूँ। हम्म, सबसे पहले सर ये यूनिट 2 का था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला। पूछो तो क्या है क्वेश्चन। हाँ, इसका है हम्म, हम्म,
Sir, in a saturated solution with endothermic dissolution, सैचुरेटेड solution with endothermic विथ एंडोथर्मिक, dissolution, हाँ। how does the concentration हम्म। of dissolved solute हाउ डज द change कंसंट्रेशन of dissolved solute ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट change with increasing चेंज विथ इंक्रीजिंग then decreasing temperature? इंक्रीजिंग Then decreasing temperature. देन पहले increasing फिर decreasing temperature. डिक्रीजिंग। Option A keeps increasing. Option B keeps decreasing. कीप्स इंक्रीजिंग। Option फिर option B keeps decreasing. हम्म। फिर option C increases and decreases. ठीक है। और option D decreases and increases. इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। Option 4 decreases and increases. डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन विथ एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। पहले एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन का मीनिंग तो बताओ, क्या सर समझते हो? हीट देना पड़ रहा है उसमें while हम लोग उसको सल्यूट डाल रहे हैं सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करने के लिए हीट हाँ, देना पड़ रहा है। एंडोथर्मिक मतलब वो हीट ले रहा हम्म। है, मतलब डिसोल्यूशन उसका अभी सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो इसलिए आपको हीट देकर उसको डिसॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है। डिजॉल्व सॉल्यूट जो है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तुम खुद बताओ, तुम तो समझ में आ रहा होगा ना ये चीज, तो क्या लगाना चाहते हो? सर मैंने गलती से लगाया था, मुझे दो में डाउट था, या तो इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस या डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस, और मैंने इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस लगा दिया था, पर वो गलत है। क्या होना चाहिए आंसर? सर आंसर लास्ट वाला है, डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। हाँ, ये तो ऑप्शन में दिया है। हाँ, ऑप्शन फोर्थ है। ठीक। तो ये होता क्यों, पहला चीज ये होता क्यों है? पता नहीं सर। अगर मैं इंक्रीज कर दूं टेम्परेचर को, तो क्या डिजोल्व सॉल्यूशन का डिजोल्विटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा? तुम फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हो ना, फोर्थ ऑप्शन में क्या डिक्रीज हो जाएगा? सर आंसर फोर्थ ऑप्शन है, मैंने थर्ड दिया था। क्या फोर्थ ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन क्यों सर? टेम्परेचर डिक्रीज करने से तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। मैं भी यही सोच रही थी सर। ऐसे कैसे हो सकता है? सर यही है, मैं आज तो मैं स्क्रीनशॉट तो इसमें भी नहीं होगा, बट सर यही बात है, मैंने तो क्यों थर्ड नहीं दिया था, होगा, ठीक है। चैट बॉक्स में भेजो ना। नहीं सर, वो ऐप का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाती हूँ मैं, हम ऐप का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। दूसरे फोन से तो हाँ, लिए होगे। मुझे एक सेकंड में लेती हूँ फोन देना तो। आंसर पक्का वही है, मेरे को क्यों लग रहा है, डाउट है इसमें। आंसर तो होना नहीं चाहिए हाँ ये, सर, क्योंकि मैं वही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टेम्परेचर बढ़ा दो और सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज ना हो। वही तो सर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी उठा के भी मैं भी भेजती हूँ सर चैट फिर बॉक्स वो में। तो गैप्स क्रिएट करेगा ना भाई सॉल्यूशन में, तो वो तो होगा ही डिसॉल्व, किसी तरीके से भी ले लो। हम्म, एक सेकंड मैं भेजती हूँ आपको। तो पहले इनकी फिर डिक्रीज होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है। हम्म, तब तो सर आंसर ही गलत होगा, क्योंकि मैंने जब दिया तो आंसर मिल नहीं रहा था।
हम्म भेज भी नहीं रही। ऐसे कैसे हो? एक से सर भेज रही हूँ। हम्म, तुम पहला वाला इंक्रीजिंग है या पहला वाला डिक्रीजिंग है, ये बताओ। तुम क्वेश्चन सही पढ़े सर हो? सार हाँ सर, मैंने क्वेश्चन भी सही द पढ़ा है और ऑप्शन डिजोल्व भी डिजोल्व यही है। सॉल्यूट जो है, डिजोल्व सॉल्यूट जो है चेंज है विथ डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर लिखा है, या पहले इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीज इन टेम्परेचर लिखा है, वो बताओ। पहले इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीज एंड देन डिक्रीजिंग। तब तो हो भेजती हूँ ही सर नहीं चैट। सकता है। तब मेरे मैं को चैट लगता बॉक्स है इसका इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। में, यस सर, मैं इसका ऑप्शन मैं इसका इसका भेजती ऑप्शन हूँ। हो ही नहीं सकता है वो चीज, क्योंकि वो किसी मैं एंगल से भी नहीं होगा। ली चैट जो बेसिक केमिस्ट्री बोलता है, उसमें ली चैट्रियल प्रिंसिपल्स जो है ना, वो पढ़ना तुम। इससे सर जुड़ा इसीलिए तो हुआ, मैंने भेज दिया सर चैट इससे बॉक्स पे। जो, हाँ, देख रहा हूँ मैं। Insaturated solution with endothermic dissolution। देखो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा तो डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ये 100%। जो गिव्स फ्री एनर्जी में हम पढ़े हैं ना, डेल्टा एच दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, ठीक है, वो यस सर। ग्रेटर देन जीरो होगा ही हो, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? पानी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर पानी में कर रहे हैं तो पानी उसको एब्जॉर्ब कर, ठीक है, जिससे क्या होगा, सॉल्यूट की मिक्सिंग हो जाएगी। सॉल्यूट की मिक्सिंग पावर और डिजोल्विंग पावर बढ़ जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना चाहिए, किस एंगल से वहां पे दिया है, गलत दिया होगा, क्या बोल, ये वो बोल नहीं सकते, इस वो गलत दिया होगा, ठीक है। इसीलिए तो ली सोच चैट रही थी ली कि ली ली चैटरल प्रिंसिपल ये कभी नहीं बोलते। हाँ, इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगी। अगर एंडोथर्मिक है तो जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी उतना तो सल्यूट का डिसोल्यूशन बढ़ना ही चाहिए। ली फिर बाद चैट्रियल्स में ने, तुम बेसिक कंसेप्ट के लिखो, ली चैट्रियल प्रिंसिपल जो है वो यही चीज बताता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी जरूर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हाँ होगी ही सर। नहीं। तो पहले जो है वो इंक्रीजिंग होगा ही होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट है। अब तो सर मैंने सही दिया था। सही ऑप्शन, गलत हाँ ही सर, नहीं है। एक और डाउट है सर। बोलो। एक सेकंड सर, निकाल रही हूँ। हाँ, when CO2 is introduced into aerated drinks and sealed। एक CO2 सिर्फ? हाँ मतलब CO2 बस लिखा है when CO2 is introduced into aerated drinks and sealed। हम्म What is the nature of the graph between partial pressure of CO2 and its concentration in the drink? CO2 inserted into, When carbon dioxide is introduced in aerated drinks and sealed, what is the nature of the graph between partial pressure of carbon dioxide and its concentration in the drink? what is the Partial, what is nature the of, nature of the graph hmm between partial pressure of carbon dioxide between PCO2 and its concentration in the drink? concentration of CO2 in, Partial pressure of CO2 and its concentration in the drink. वही PCO2, हम्म, वही हाँ होता है पार्शियल प्रेशर, हाँ ठीक हाँ है। हाँ सर।
तो वो क्या होना चाहिए ना। Yes, sir. वो Options ऑप्शन है. क्या दिया है? Yes, sir. One, exponentially increasing. फिर B, positive slope. फिर हम्म फिर C, negative slope. हम्म और उसके बाद D, constant. हेनरीज लॉ पढ़े हो? और ये थी सर. क्या बोलता है आप तो खा भूल गए गई हो। सर. हेनरी. कंसंट्रेशन सी इक्वल टू क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट केज इनटू पार्शियल। पढ़े हो ना, ये जानते हो। तो जब अब. तुमको हेनरीज लॉ की बात करता है तो सपोज करो एक सील्ड बोतल जिसमें कि CO2 फिल कर दिया गया है, तो वो हाई प्रेशर में होगा। ठीक है, तो अगर हायर PCO2 है तो क्या कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा डिजोल्ड CO2 का? यस सर. तो फिर, और जब बोतल को खोल दिया जाएगा तो CO2 का कंसंट्रेशन कम जाएगा, वो घट जाएगा, तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा ना। यस सर. पॉजिटिव स्लोप. जहाँ डिक्रीज है इंक्रीज है। ये तो कोई पूछने वाली क्वेश्चन तो बेकार क्वेश्चन। ये थोड़ा थोड़ा हेनरीज लो कंफ्यूज है है. नहीं, हेनरीज हम्म. लो याद बात नहीं करोगे, वो सब बेसिक। मैंने कंस्टेंट दे दिया था सर. मैंने कहा था स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा. कैसे कॉन्स्टेंट है? पी मुझे लगा घट था. नहीं रहेगा, पी घट नहीं रहेगा। यस अरे सर. वो वैल्यू सेम है, तो पी बढ़ेगा घटेगा नहीं, पी बढ़ेगा घटेगा तो सी भी तो घटेगा बढ़ेगा। यस सर. एक और है. एक और क्या मैं अजय बताती हूँ लगाए सर. नहीं है क्या? फिर बोलोगे टाइम नहीं है, 5 दिन भी टाइम नहीं मिला। अजय सो रहा है लग रहा हेलो. है, लगाया नहीं वो क्वेश्चन। यूरिया वाला का. हाँ सर, ये वाला. आयरन 3 ऑक्साइड चंक्स. आयरन 3। ऑक्साइड चंक्स contain 80 ppm सिलिका ब्रैकेट में SiO2. कंटेन 80 ppm 80 ppm सिलिका. What is the concentration of this impurity in mass व्हाट इज द, percentage? Concentration of this impurity. कौन सा इम्प्योरिटी है इसमें? ये वाला। मुझे मुझे तो सिलिका ही लग रहा है सर, impurity होनी चाहिए. Of this impurity in mass percentage. पहले बताओ 80 ppm का मतलब क्या समझते 80 mg पर लीटर. मतलब एक मिलियन में 80 पार्ट्स सिलिका का होगा. हो? पार्ट्स पर मिलियन. PPT क्या होता है? हाँ जी सर. PPT क्या होता है? पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन. हम्म तो अगर मैं बोलता कि 1 ppm, वो क्या हो जाता, 1 mg पर 10⁶ mg, है कि नहीं? 1 ppm का अर्थ ही मतलब है यस सर. एक पार्ट, और उधर से 1 मिलियन. 1 मिलियन पार्ट। करेक्ट, इतना तो दिमाग में आता है। ठीक है,
तो Yes. 80 ppm क्या होगा? 80 mg by 10 to the power 6 mg. तो कितना परसेंटेज होगा? ऑप्शन क्या जाता बताओ तो। ओ एक सेकंड सर। ऑप्शन ए 0.008%, और फिर ऑप्शन बी 0.08%। आप तो आंसर सर ऐसे ही पता चल गया। ऑप्शन, मैं पता नहीं क्वेश्चन क्या पढ़े करेगी कि बिना ही क्वेश्चन ये पढ़े बिना ही कैसे घटिया आइडिया क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम मेरे से? सर, सर पता नहीं सर, ये अभी मैं सोच रही हूँ मैं, अभी तो मैं घर पर भी नहीं हूँ, वरना मैं आपको कॉपी देखती जिसमें मैंने प्रैक्टिस करके किया था ये वाला क्वेश्चन। मैंने ए आधा यार, पेज बर्बाद किया इस 100 पे। 100% मैंने बाई आधा 4। पेज बर्बाद किया यहाँ सर से एक जीरो इस और पे। कट जाएगा, 3 0.008। ये अगर तुम पूछोगे भाई कौन तुम्हारा है? हाँ सर, नहीं सर मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने आधा पेज इस पे खत्म खराब किया है। और क्यों किया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अब सर मैं फिर से एक सारे डाउट्स करूंगी। अभी भी दो और डाउट्स है, पर अब सर खुद ही सॉल्व करूंगी। मुझे को लग अबे रहा है मैंने यार गधापना तुम किया है क्या, कुछ। तुम ज्यादा देखो, ये सिली मिस्टेक से नहीं, दीज क्वेश्चन आर सिली क्वेश्चन, तुम ये सब नहीं पूछना चाहिए। ये सब तो मतलब, ये तो लल्लू सा भाई क्वेश्चन मास था बोला है सर। ना, भाई मास परसेंटेज ही बोला है। मैं तुमको लीटर में हाँ, कन्वर्ट करने बोला ही नहीं था इसको, मास में कन्वर्ट करना था, मास परसेंटेज। तेरी की, हाँ सर समझ गई। ठीक है, अच्छी, समझ गई ऐसा, इसलिए। इसीलिए तो हाँ, बोल रहे हाँ, हैं क्वेश्चन करो, इसीलिए क्वेश्चन करना बोला जा रहा है, ताकि और इसीलिए सर, लल्लू लल्लू सर क्वेश्चन ऐसे में कर, लल्लू क्वेश्चन में फंसोगे। सर ऐसे क्वेश्चन ऐसे करूंगी तो इसीलिए जेआरएफ नहीं निकलता है सर। सीरियसली हाँ, बता रही हूँ, लल्लू खुद ही पे गुस्सा आने लग गया। लल्लू क्वेश्चन पे लल्लू आंसर दोगे तो लल्लू जैसा ही हरकत है होगा आपकी। छी क्या छी। तेजल, और कुछ क्वेश्चन है बताओ जल्दी, फिर टॉपिक पढ़ेंगे। सर मैं भी एक बारी सारे देख लूंगी, उसके बाद ही पूछूंगी अब। अब लल्लू सर क्वेश्चन डर, मत पूछना अब यार। सर डर, अब सर डर बैठ गया है कि हम बड़ा हाँ, स्टूपिड स्टूपिड काम कर रहे हैं। तो वही सर, आप पढ़ा दो, कोई बात नहीं, एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा से देखूंगी जो जो डाउट थे। लल्लू क्वेश्चन मत करना। यस सर। लल्लू क्वेश्चन मत पूछा करो, लल्लू क्वेश्चन के लल्लू आंसर भी मिलेंगे। चलो, हम लोग क्या पढ़ते हैं आज? आज ये पढ़ते हैं टॉक्सिक केमिकल, वो जरूरी है। ठीक है, तो टॉक्सिक केमिकल में जो पहला टॉपिक है वो तुम्हारा है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरीन, जो टाइप्स है ना, उस पे जाएंगे। लेकिन पहले जानना है कि पेस्टिसाइड क्या हो। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स? पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड। इन यस पेस्टिसाइड सर। का एक्चुअल डेफिनेशन बोलोगे तो ये दो ही होते हैं। क्या? केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, जो कि क्या करते हैं, टू किल और रेपेल और कंट्रोल, तीनों। किसको कंट्रोल? पेस्ट। ठीक है, इनको कंट्रोल करने में काम आता है। अब ये पेस्ट में क्या क्या हो सकते हैं? 6 पैर वाले सारे, इंसेक्ट्स, वीड्स, वर्म, वर्म्स। फंगाई, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, 4 पैर वाले भी हैं, नेमाटोड। वर्म्स हो सकते हैं। तो ये सारे हैं पेस्ट। तो पेस्टिसाइड का जो क्लासिफिकेशन है, पहला जो क्लासिफिकेशन है
वो टारगेटेड पेस्ट के हिसाब से। टारगेटेड पेस्ट, टारगेटेड पेस्ट में क्या आता है तुम्हारा? इंसेक्टिसाइड पहला वाला। इंसेक्ट को मारेगा, तो इंसेक्ट को मारेगा कौन सा? मालाथियोन एंड डीडीटी, एग्जाम्पल इंसेक्टिसाइड। फिर आता है हर्बिसाइड, वीड्स को मारने के लिए। ये वीड्स वाला है, ये इंसेक्ट वाला है। जैसे फिजिक्स वाला, वैसे इंसेक्ट वाला, वीड्स वाला। वीड्स को मारना है। वीड्स को मारना मतलब अनवांटेड प्लांट। तो इसके लिए क्या चाहिए? 2,4-D ग्लायोफोसेट, ये इसका एक तरीके का हर्बिसाइड। फिर आता है फंगीसाइड। मुझे तो एक ही याद है, एक दो जो कॉमन है वो याद है, नहीं तो बाकी तो याद भी नहीं। कुछ कुछ तो मैं दिमाग से बता रहा हूँ। फंगी जो है, फंगी मारने के लिए क्या हो सकता है? हाँ, कहीं कहीं पे तो इसको भी यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा रोडेंटिसाइड्स। इसमें तो जिंक सल्फेट भी यूज कर देते हैं लोग। नेमाटोड्स के लिए तुम्हारा नेमाटीसाइड है। बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिसाइड्स है। माइट्स के लिए एक्ट्रीसाइड है। और इंसेक्ट्स के लार्वा को खत्म करने के लिए लार्विसाइड भी। लार्विसाइड्स, एक्ट्रीसाइड्स, बैक्टीरिसाइड्स। ठीक है, नेमाटिसाइड्स। ऐसे बहुत सारे साइड्स हैं जो कि टारगेटेड पेस्ट को मारते हैं। ठीक है, ये उनके टारगेटेड पेस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे को तो टारगेटेड केमिकल कंपोजिशन भी जानना है, तो उस समय पे क्या बन जाएगा तुम्हारा? डिवीजन हो जाएगा ऑर्गेनो फ्लोरीन्स। जैसे कि तुम्हारे एग्जांपल में क्या आ जाएंगे? डीडीटी, एल्डरीन। ठीक है, ये आ जाएंगे तुम्हारा ऑर्गेनो फ्लोरीन्स। सेकंड आ जाते हैं तुम्हारे ऑर्गेनो फॉस्फेट। करेक्ट, ऑर्गेनो फॉस्फेट। ऑर्गेनो फॉस्फेट में क्या होता है? मालाथियोन, पाराथियोन। ठीक है, मालाथियोन और पाराथियोन। अब इनके साइड इफेक्ट्स भी है, ऐसा नहीं है। जैसे मालाथियन और पाराथियन जो है वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, तुम्हारा फिर आता है तुम्हारा सी में कार्बामेट्स। सी में आएगा तुम्हारा कार्बामेट्स, जिसमें हम यूज करते हैं कार्बाइल ग्रुप। ठीक है, और उसमें एल्डी कार्ब भी आता है। एल्डी कार्ब। इनमें किसी को डर्टी एजेंट्स भी बोला जाता है, ये सब केमिकल्स हैं, इनको डर्टी एजेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, एक और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं पेरिथ्रोइड्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा? पेरीमिथ्रिन एंड साइपरमिथ्रिन। ठीक है, ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल नहीं। ठीक है, ये जो एल्डी कार्ब वगैरह है, ये बॉडी में लेस परसिस्टेंट है, मतलब इसके टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। टॉक्सिक इफेक्ट सिर्फ इन्हीं के हैं, इन्हीं के हैं ह्यूमन पे।
यही खतरनाक है ह्यूमन के लिए। ये जो है ये इन्वायरमेंट को तो जरूर हार्म करेगा, ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, बट ये बहुत खतरनाक है इंसान के लिए। कौन? ऑर्गेनो, ठीक है। और ये सब जो है कार्बा, ये जो है ये लेस है, लेस परसिस्टेंट है। लेस परसिस्टेंट मतलब ह्यूमन बॉडी में बहुत कम समय तक रहता है, ज्यादा समय नहीं रहता, ठीक है। और ये तो सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है, ये रहेगा। इसके बाद हर्बिसाइड आता है। हर्बिसाइड तो उतना खास नहीं है, 2,4-डाई, 2,4-डी बोलते हैं उसको हर्बिसाइड को। फिर आता है बायोपेस्टिसाइड, वो भी तुम जानते हो। बायोपेस्टिसाइड्स भी हैं, जैसे कि तुम जानते हो कौन सा? बायोपेस्टिसाइड। एक बायोपेस्टिसाइड्स का नाम बता सकते हो जिससे इंसेक्ट दूर भागते हैं? क्या रे, बताओ। सर वो फिश लार्वा? इस लार्वा। नहीं, मतलब बायोप्रोसेस मतलब अगर हम नेचुरल लिविंग बींग्स को यूज करें वो वाला सर? हम्म। फिश। नीम का पत्ता, नीम नीम। सब। अच्छा, नीम का पत्ता। क्यों नहीं हो सकता? नीम भी तो करता है। हाँ। मच्छर भगाने के झुणा नहीं तो झुणा, दुर्गा माता, दुर्गा अष्टमी करते हो जो, यस। यस सर। तो वो भी नहीं है? सब तो धुना, बायो है। हाँ। हाँ, जो नारियल का जो वो होता है, खाल जैसा जो हम लोग यूज भगाने के करते हैं। लिए है ना, भगाने के लिए हाँ। ये मच्छर मच्छर भगाता है, इंसेक्ट भगाता है, वो सब है ना बायो। यस सर, हालांकि काम तो करते हैं नहीं सर ये भी। आजकल थोड़ी करते हैं, आजकल तो ऑल आउट भी काम नहीं करते। ट्रू। तो ये है सब तुम्हारे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? क्वेश्चन सिर्फ ऑर्गेनोक्लोरीन एंड ऑर्गेनो, इसके अलावा किसी चीज पे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है। वही उसका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो इनके प्रॉपर्टीज अगर पढ़ लिए, जो तुमको बताया एक प्रॉपर्टी, तो इनके प्रॉपर्टीज अगर पढ़ लिए तो हो जाएगा। ऑर्गेनो क्लोरीन जो है थोड़ा सिंथेटिक टाइप होता है, सिंथेटिक नेचर का होता है, मतलब ज्यादातर ये नेचुरली नहीं पाया जाता, ठीक है। अब डीडीटी एल्ड्रिन तो एक दो बता दी, इसमें और भी है। डाई एल्ड्रिन भी है, एंड्रिन भी है, एप्टाक्लोर है, और लिंडेन। एक BHS नाम का पेस्टिसाइड यूज होता है पैकेट में, ये होता है, तुम देख सकते हो। तो ये क्या है? ये डिग्रेड नहीं होगा, दिस इज नॉट डिग्रेडेबल, बहुत समय तक रहता है इन्वायरमेंट और बायो एक्युमुलेट कर जाएगा ऑर्गेनिज्म के फैट टिश्यू में, जो कि लिपिड है उनमें जरूर रहेगा। तो इससे हो क्या सकता है? इससे तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। चांसेस है, और कैंसर रिस्क की भी पॉसिबिलिटी है ऑर्गेनो क्लोरीन का अगर ज्यादा सेवन कर रहे हो, तो इससे बच के रहना है। लेकिन जो फॉस्फोरस है, ठीक है, वो इसीलिए डेंजरस है क्योंकि वो सीधा नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। तो वो सीधा नर्वस सिस्टम का अटैक करता है। कौन? ऑर्गेनो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। फॉस्फेट। तो वो ज्यादा डेंजर कंपैरेटिवली ऑर्गेनो क्लोरीन। तो ये इन्वायरमेंट में रहेगा, परसिस्ट करेगा, बायो मैग्नीफाई करेगा, वो सीधा
ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो सीधा क्या करता है, एक एंजाइम का इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट, इनही, स्पेलिंग रॉन्ग, ENHIBI, इनहिबिट करता है। और उस एंजाइम का नाम क्या है, एसिटाइल क्लोनिस्ट्रेज, जिसको हम बोलते हैं ACHE। ये नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है तुम्हारे काम करने में। और ये क्या करता है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये जाके वहां के तुम्हारे नर्वस सिस्टम के जगह पे जब एक्युमुलेट कर जाएगा तो पैरालिसिस और डेथ होने का चांसेस 100%। ऑर्गेनोक्लोरीन का बेनिफिट क्या है, वैसे तो ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता। कौन, नॉट डिग्रेडेबल का अर्थ नहीं है कि वो बिल्कुल ही डिग्रेडेबल, ठीक है, ये है, बट टाइम कंज्यूमिंग वाला, ठीक है। बट ये क्या है, ये नहीं होगा, ये कदापि नहीं होगा, बहुत समय तक रहने के चांसेस है। रेजिडेंस टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो लेस परसिस्टेंट। कौन, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो थोड़ा लेस परसिस्टेंट है। मतलब क्या है, कौन सा, अरे नहीं, कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऑर्गेनोक्लोराइड होगा ना सर? रुको रुको, नहीं नहीं, बताता हूँ। ये तो नॉट डिग्रेड था, ये ऑर्गेनोक्लोरीन जो लिखा था नॉट डिग्रेडेबल, ये ठीक था, अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो डिग्रेड हो सकता है। ऑर्गेनोक्लोरीन नॉट डिग्रेडेबल, ये तो श्योर है। बट ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो डिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड होता है, ये क्लियर रखना। तो ऑर्गेनोक्लोरीन जो है वो बायोअक्युमुलेट भी कर रहा है और बहुत समय तक रह रहा है। ये क्या है, ये जल्दी तुम्हारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। बट ओवरऑली अगर देखा जाए तो खतरनाक कौन हुआ, यही हुआ ना, क्योंकि ये बायोअक्युमुलेट हो रहा है। बहुत समय तक रहना और नॉट डिग्रेड होना, वो खतरनाक ओवरऑली कंसिडर किया जाएगा। ये ह्यूमन के लिए थोड़ा डेंजरस है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करता है। बट ऑर्गेनो क्लोरीन जो है वो ये नहीं कि वो डेंजरस नहीं है, वो डेंजरस है कंपैरेटिवली दूसरे चीज, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि तुम्हारे ऑर्गेनोक्लोरीन जो है वो बायोअक्युमुलेट करेंगे, जबकि ऑर्गेनोक्लोरीन जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, जल्दी ही हो जाते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनोक्लोरीन आयंस का ट्रांसपोर्ट ही रोक देगा नर्वस सिस्टम के जाने से, ठीक है। बट ये एंजाइम को तुरंत खत्म करके वैसे ही नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। कौन, ऑर्गेनोफॉस्फेट। इससे कैंसर हो सकता है, उसे नर्वस पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि कौन ज्यादा पोल्यूटेबल है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनोक्लोरीन ही, यही लिखना पड़ेगा। कौन खतरनाक है, ऑर्गेनोक्लोरीन, फॉस्फेट नहीं, क्लोरीन ही खतरनाक है। वो DDT जो है क्लोरीन, क्लोरीन वहां पे भी खतरनाक है एटमोस्फेयर में और यहाँ पे भी खतरनाक, दोनों जगह में ऐसे रिलेट कर सकते, ठीक है। तो ये चीज तुमको समझ में आना। इनको बैन किया गया है लेकिन फिर भी इसको यूज किया, हर जगह में इसी को यूज किया जा रहा है, इसको बैन करने के बाद भी, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा बायो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ हेवी मेटल। चलो, तो बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ हेवी मेटल में स्पेसिफिकली मेंशन किया है किसको, मर्क्यूरी को,
तो बायोकेमिकल एस्पेक्ट का मर्क्यूरी का क्या रोल है, वो तो तुमको पता ही है। क्या है? फिजिक्स याद है? Yes, sir. क्या है? मिनी माता अरे डिजीज। मिनी वाटर डिजीज जापान में हुआ था। ठीक है। तो लेकिन जो मर्क्यूरी है वो किस फॉर्म में रहता है पता है? Elemental form में? हम्म, उसका Hg0 होता है वो। Yes, sir. इनऑर्गेनिक जब होता है तब Um, Hg2+2+ हो जाता Ag yes, sir. है। एंड ऑर्गेनिक फॉर्म जो है वही खत्म। ऑर्गेनिक फॉर्म ही तुम्हारा मिथाइल मर्क्यूरी है। मिथाइल मर्क्यूरी ही तुम्हारा ऑर्गेनिक फॉर्म है, जो कि खतरनाक है। मिथाइल मर्क्यूरी हो, इथाइल मर्क्यूरी हो, ये सब खतरनाक है। ठीक है। क्यों? Yes, sir. ये जो मिथाइल मर्क्यूरी होता है वो इजीली फिश में एंटर कर जाता है। हमारे बॉडी में वो कहाँ हार्म कर सकता है पता है? ये जो है, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर है। ठीक है। और किसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है पता है ना? Yes, sir. या नहीं पता है? पता है सर। क्या होता है? रुको तुम मत बताना, वो बताएगी। तेजल बताओ क्या होता है प्लेसेंटा। यस सर। प्लेसेंटा क्या होता सर ह्यूमन वो जो बॉडी में होता है अंदर, है? क्या जिसमें बॉडी होता है? अ, सर जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे वो रहता है, क्या होता है? क्या रहता है? फीटस। फिटनेस रहता है वो तो, उसके अंदर रहता है ना, वो तो ओवरी के अंदर रहता है, वो वहां कहाँ रहता है? प्लेसेंटा के अंदर रहता है। एमनियोटिक सैक में होता है सर, एमनियोटिक सैक में रहता है फीटस। हाँ हाँ, वो मैं पता है, वो बताना जो ना। प्लेसेंटा का क्या रोल है? वो नहीं, वो पता नहीं। तुम जब माँ के पेट में था, तुम मम्मी जो खा रही अम्बिलिकल थी, तुम प्रोसेस रहता। मम्मी को खाना को तुम ले रहे थे या मम्मी खुद खा रही थी? हाँ सर, हम ले रहे थे। अगर प्लेसेंटा नहीं होता तो मम्मी खाना खा के मम्मी सारा खाना निकाल देती, हाँ। तुम जिंदा रह पाते? नहीं रह पाते। तो प्लेसेंटा करता क्या है, जो बेबी के लिए जो खाना जरूरी है वो खाना माँ जो खा रही है उसके पेट से बच्चे तक पहुंचाएगा। ये काम प्लेसेंटा का है। मिथाइल मर्क्यूरी इसके उस प्रोसेस में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये उसकी कहानी है। बहुत सारा एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, जैसे कि थायोल एक एंजाइम है, जो कि एक प्रोटीन और एंजाइम्स का ग्रुप है, उसको भी डिसरप्ट कर देगा। एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम्स जो हमारे बॉडी में है उसको डिसरप्ट कर देगा। ठीक है। इसीलिए प्रॉब्लम है। किडनी को भी डैमेज कर सकता है, रेनल टिश्यू का डैमेज भी कर सकता है। कौन? मर्क्यूरी। ये सब उसके चीजें हैं। अब आता है लेड, दूसरा एलिमेंट। लेड, पीबी। अब इसका क्या प्रॉब्लम है भाई? ये बॉडी में चला गया, एक तो ये एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
ये यहीं रहेगा। ठीक है, इसमें ये रहेगा। तो ये क्या है, ये डिपॉजिट हो जाता है बोन में। और कैल्शियम जहां जरूरत है वहां पे ये क्या हो जाएगा, लेड डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि इसके चार्जेस सेम है। तो ये वहीं पर डिपॉजिट होने के लिए उतारू होता है। कौन, लेड, कैल्शियम का सब्स्टिट्यूट बन जाता है। ठीक है, लेड का ये प्रॉब्लम। ये आरबीसी में भी दिखता है हमारा। लेड जो है आरबीसी में भी कभी कभी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि तुमने एक बीमारी सुना होगा जिसका नाम है एनीमिया। सुना है या नहीं सुना? जी। सुना है सर। इस इसमें क्या होता है? ब्लड की डिफिशियंसी। लॉस। हाँ, तो ये ब्लड की डिफिशियंसी क्यों होती है पता है? ये एनीमिया जब हो रहा है, कि किस वजह से कॉज हो रहा है? जो हमारा बॉडी है उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं, अलग अलग एंजाइम अलग अलग काम कर रहे हो। ठीक है, एक एंजाइम है जिसको ये इनहिबिट कर देते हैं। कौन? ये जो लेड हो इनहिबिट। एक सिंथेसिस है जिसको बोलते हैं हम हेमी बायोस। ठीक है, अब इसमें रोल कौन प्ले करता है? तुम्हारा सिग्मा ए एल ए डी हाइड्रोक्सेज। एंड एक और एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं फेरो चेलेटेज। इन दोनों के फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर देता है। इस वजह से एनीमिया होता है। वही जो ब्लड बनाने का काम इन्हीं लोगों का है, तो ये सब डिस्ट्रॉय करके बैठा हुआ है। खाली कैल्शियम को ही सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, जिंक को भी सब्स्टिट्यूट कर देगा, जो कि जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए जरूरत है उसको सब्स्टिट्यूट कर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसे प्रॉब्लम है। ठीक है, हेमाटोलॉजिकल इश्यूज होंगे अगर रेड लेड तुम्हारे बॉडी में चला गया। ठीक है, तो ये सब जानना जरूरी। फिर आता है तुम्हारा क्रोमियम। क्रोमियम की कहानी शायद आए पहले भी बता चुका, क्रोमियम 3 एंड क्रोमियम 6। कौन एडजॉर्ब करता है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो चीज जानना जरूरी। तो क्रोमियम 6 जो है वो तुम्हारे ब्लड सेल में चला जाए। ठीक है, फिर क्या होगा? इनसाइड सेल में क्या है, क्रोमियम 3 है। ठीक है, जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन पैदा करेगा, रेडॉक्स साइक्लिंग होगा। क्रोमियम 3 जो है वो बाइंड कर जाता है डीएनए और प्रोटीन के साथ। ठीक है, वो म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो तुम्हारा क्रोमियम जो इसमें खतरनाक है वो क्या है, क्रोमियम 6। क्योंकि क्रोमियम 6 इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट से निकलता है। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। तो ये दोनों मेटल्स जो हैं काफी खतरनाक हैं। और क्रोमियम 6 तो है वो डैमेज करेगा सीधा डीएनए डैमेज। क्रोमियम 3 थोड़ा एसेंशियल है, क्योंकि वो इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी में क्रोमियम जो है उसका एसेंशियल वर्क भी है। वो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म करता है, डायबिटीज होने से लोगों को बचाता है। ठीक है, लेकिन क्रोमियम 6 बड़ा खतरनाक, लंग कैंसर करेगा, अल्सर क्रिएट करेगा, कार्सिनोजेनिक भी है। ठीक है, ब्रेन डैमेज भी कर सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी जनरेट कर सकता है। कौन, तुम्हारा ये जो क्रोमियम 6। तो इतनी ही कहानी है, इसमें कुछ है नहीं। ये 3 तुम्हारे हो गए। अब लास्ट में क्या बचा, आर्सेनिक ना, क्रोमियम लेड हो गया, कैडमियम बचा है, कैडमियम। अब कैडमियम क्या है? कैडमियम किस किस स्टेट में रहता है? कैडमियम कहाँ से निकलता है पता है? सोर्स क्या हो सकता है क्या?
कैडमियम का सोर्स क्या क्या होता है, जानते हो? नहीं जानते? नहीं सर। कैडमियम बैटरी से निकलता है, निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है, निकल कैडमियम बैटरी जो होता है वो सोर्स है किसका, कैडमियम का सोर्स, निकल कैडमियम बैटरीज। करेक्ट। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ कैडमियम सीडी, सीडी कहाँ से निकलेगा, निकल कैडमियम बैटरीज। इसके अलावा क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो हमारे घर में जो लगता है ना प्लेट्स वगैरह, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मार्बल वगैरह जो फिटिंग होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से वो किया जाता है। ठीक है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, ये फूड के साथ इजीली कंटामिनेट हो जाएगा, और सिगरेट में भी सिगरेट में भी ये मौजूद होता है, कौन, कैडमियम जो है सिगरेट में भी मौजूद होता है। ठीक है। अब इसका भी वही प्रॉब्लम है भाई, चला जाएगा इंजेक्शन ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी रहता कहाँ है, लीवर है, किडनी है, इनमें ये मौजूद होता है, और तुम्हारा प्रोटीन से भी ये बाउंड होता है। तो ये उसकी कहानी है। इसका जो हाफ लाइफ है वो काफी लंबा है, 10 से 30 साल के अंदर तुम्हारे बॉडी से नहीं निकलेगा अगर घुस गया तो। कैडमियम इसीलिए थोड़ा खतरनाक भी है। ठीक है। और ये मिमिक करता है, मिमिक मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी एक एलिमेंट का, अगर टॉक्सिक है मतलब मेटल है वो, और उसका टू है, क्या, वैलेंसी टू है, तो मिमिक करेगा ना, किनको मिमिक करेगा, कैल्शियम 2+ की जगह ले लेगा, मैग्नीशियम 2+ की जगह ले लेगा, जो कि एसेंशियल एलिमेंट है, जो 2+ की, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये उन सब की जगह ले सकता है, इसलिए वो लेगा ही लेगा। तो एसेंशियल मिनरल्स को क्या कर देगा, ये मिमिक कर देगा। पर एसेंशियल मिनरल्स को ये मिमिक कर देगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंजाइम स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ जाएगा। तो एक बार एंजाइम स्ट्रक्चर्स में अगर चेंजेस आ गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, कौन, तुम्हारा कैडिक। ठीक है। और एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी जनरेट होता है, जो कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये सब चीजें तुमको पता होना चाहिए इन सब एलिमेंट्स के बारे में, कितना ही पूछेगा उसका साइड इफेक्ट, और वो क्या करता है, और अभी इंडिया में उसका क्या फंड है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब कैडमियम देखो चलेगा, क्योंकि तो ईवी व्हीकल का जमाना है, तो निकेल कैडमियम बैटरी तो हर जगह चलेगा ही चलेगा। क्या कर रोक नहीं सकते हो, क्योंकि ईवी सिस्टम ही रुक जाएगा, जो कि गलत है। अगर यही चीज उन्होंने बिना बैटरी वाले कोई एक सिस्टम पैदा किया होता ईवी में, जो कि बैटरी के बिना भी चल सके, तो फायदा होता। लेकिन निकल कैडमियम बैटरी तो भाई हर जगह में चाहिए, वो हर जगह चाहिए, सिर्फ वही नहीं। ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है, क्या क्या कर सकता है। मोस्टली एलिमेंट जो है वो मिमिक ही करता है। मेटालॉइड में आर्सेनिक एंड सेलेनियम है, पैन वीओसी पॉप। ठीक है, पैन वीओसी पॉप, और इतना पढ़ेंगे कार्सिनो इन एयर्स वो बता दें, वो कोई बड़ा चीज। मेटालॉइड्स यू नो यार, मेटालॉइड्स क्या बताऊं, जो मेटल और उसकी प्रॉपर्टी तो होगी मेटालॉइड बीच। ठीक है। पढ़ाने के बाद हम चलेंगे एक्सा डी तक, पढ़ाया है, पढ़ाया था एक्सा डी या नहीं पढ़ाया था? XRD पढ़ाया था सर। हाँ ठीक है, एक्सआरडी हो गया है, तो एनएमआर है, एफटीआईआर है, जीसीएमएस है, सेम है, टेम, कितना करें?
सर XRD लेकिन शायद हल्के ऐसे ऊपर ऊपर से बताया था, XRF ठीक है, तक अंदर अच्छे से बता। अंदर जाके बता दो, ऊपर से नहीं, अंदर से तुम तक क्वेश्चन निकालो। और यस सर। मिलीग्राम 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 यार याद रखो यार, ये बताएंगे। 0.08 नहीं निकाल पाया तो क्या करेगा, सिंपल में। चलो यार ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोग थोड़ा मतलब क्वेश्चन के प्रति सीरियस, बाकी कुछ करो ना करो, क्वेश्चन जरूर करते रहा। क्वेश्चन गड़बड़